अभी जो 27th अमेंडमेंट पास हुई है तो उसकी डिस्कशन भी काफ़ी हो रही है। तो उसमें मैंने एक ट्रेंड नोट की है कि एक तो लोग बहुत टेक्निकलिटीज पे बात कर रहे हैं, उसकी रेफरेंसेस ये होता है ये होता है ये होता है, और दूसरी जगह आम लोग हैं जो जिनको टेक्निकलिटीज का नहीं पता लेकिन वो जज्बाती लेवल पे काफ़ी बात कर रहे हैं कि ये मुल्क के लिए अच्छा नहीं है, कुछ बोल रहे नहीं मुल्क के लिए अच्छा होना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने नज़रिए से एक्सप्लेन करें कि ये आम लोगों पे अप्लाई कैसे करता है। तो उसको हम बेसिक उस पर ब्रेक डाउन कर लेते हैं कि ये अप्लाई कैसे हुआ, कब हुआ, किसने किया और इसका इम्पैक्ट किस पे आता है, इसको फायदा किससे होता है और नुकसान किसको होता है। चलें कह लेते हैं। यार इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट तो आवाम पे फौरन नहीं आएगा ऑब्वियसली, बट लॉन्ग रन में आएगा। ये स्ट्रेटेजिक एक अमेंडमेंट है जिससे मुल्क के जो जो स्ट्रेटेजिक इदारे हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, जैसे पार्लियामेंट है, जैसे आर्म फोर्सेस है, उसकी जो 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 स्ट्रक्चरल चेंज उसके अंदर लाया गया है, वो उसकी जो मैकेनिज्म है उसमें तब्दीली आई। यानी जो मुल्क के इदारे जिस तरह काम करते हैं उसमें चेंज आया। हाँ, उसमें चेंज आया, प्लस पावर डिस्ट्रीब्यूशन हुई। मिसाल के तौर पे जो 3 एरियाज पे इस अमेंडमेंट ने हिट किया है। नंबर 1 के आर्म फोर्सेस का एक ओहदा होता है जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ, यानी कि पाकिस्तान आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इन तीनों के चीफ होते हैं। इन तीनों चीफ्स को हेड करता है एक जॉइंट चीफ, जो कि लास्ट शमशाद साहब थे। तो जॉइंट चीफ जो होता है वो इन तीनों चीफ से, तीनों जो आर्म फोर्सेस चीफ, इनका बॉस होता है। इन केस ऑफ एनी वॉर और समथिंग, तो जॉइंट चीफ इनको लीड करता है। कोऑर्डिनेशन में इनका बॉस होता है टेक्निकली। लेकिन हमारे मुल्क में होता यह है कि जो आर्मी चीफ होता है वो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है। द रीजन इज कि उसके पीछे 7 लाख की 5 लाख की फौज खड़ी हुई, वो सारी आर्टिलरी है। तो इस अमेंडमेंट ने क्या किया है कि जॉइंट चीफ का जो ओहदा है उसको वाइप आउट कर दिया, खत्म। अब जो आर्मी चीफ होगा वही जॉइंट चीफ होगा, और आर्मी चीफ का जो टाइटल उनको मिला हुआ है फील्ड मार्शल का, और इस तरह के जो भी टाइटल्स होंगे, एयर फील्ड मार्शल, नेवल फील्ड मार्शल, अगर कोई ऐसा टाइटल मिलेगा तो वो लाइफ टाइम कैरी करेगा बंदा। अब इसमें मुझे क्लैरिटी नहीं है कि वो रिटायर होने के बाद भी कहलाएगा फील्ड मार्शल या रिटायर ही नहीं होगा, और अगर वो फील्ड मार्शल बन गया तो वो जब तक जिंदा है तब तक वो फील्ड मार्शल रहेगा। इससे ये इंप्रेशन तो अभी यही आ रहा है कि जो करंट आर्मी चीफ हैं, जो कि फील्ड मार्शल हैं, वो जब तक हयात हैं तब तक वो फील्ड मार्शल रहेंगे और वो कंटिन्यू करेंगे, अब सर्व करते रहेंगे। तो बेसिकली ये नहीं हो कि एक ब्रांच ने दूसरी ब्रांचेस को सुपरसीड कर लिया है। ऐसा ही हुआ और चेन ऑफ कमांड को चेंज कर दिया। तो इसकी रीजनिंग क्या है, क्यों मतलब किया ऐसे? अच्छा, पहले ये तो सुने कि दूसरा काम क्या किया है। दूसरा काम ये किया है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास जो पावर्स है, जो कि पार्लियामेंट को में इंटरफेयर कर सकता है, पार्लियामेंट में सू मोटो ले सकता है, बहुत जो कुछ पावर्स ऐसी थी जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस थे, जो बेंच थी, उसके उनकी जुरिसडिक्शन में आती थी, जो कि पार्लियामेंट को हिट करती थी। तो वो पावर सुप्रीम कोर्ट से ले ली गई हैं। अब पार्लियामेंट का, कॉन्स्टिट्यूशनल इदारों का, सेनेट का अपना एक फेडरल कोर्ट होगा, उसमें अपॉइंट भी जज वही करेंगे, वही जज उनके केसेस सुनेगा। अगर उन पर कोई करप्शन का केस आता है या कोई भी किसी MNA MP किसी पार्लियामेंटेरियन के ऊपर, किसी सेनेटर के ऊपर, तो वो फेडरल कोर्ट के जो जज होंगे वही, और उसको अपॉइंट करने वाले कौन होंगे? प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट। ये कंसोलिडेशन ऑफ पावर नहीं हो रही? बिल्कुल कंसोलिडेशन ऑफ पावर। पॉइंट ये नहीं है कि आपने अमेंडमेंट की, इट साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग कि प्रेसिडेंट भी उसमें रोल प्ले करेगा, और प्राइम मिनिस्टर भी रोल प्ले करेगा। सवाल ये कि वो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर होंगे कौन? मेरी ही पार्टी का प्रेसिडेंट है, मैंने ही प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया, मैंने ही स्पीकर अपॉइंट किया, मेरे ही MNA बैठे हैं उस पार्लियामेंट में, वही सारे जो मैं बोलूंगा वो सारा मिलकर उसी जज को अपॉइंट कर देंगे वोटिंग करके, और वही वो जज वही केसेस सुनेगा, वही फैसले देगा जो हम चाहते हैं। तो ये वोटिंग तो नहीं है किस्म की? पाकिस्तान का प्रॉब्लम यही है कि यहाँ पे लोग इस चीज को क्वेश्चन नहीं करते कि ये जो आपने अमेंडमेंट की है, इसका पर्पस क्या है, इसका आउटपुट क्या है, इससे बेनिफिट कौन ले रहा है। अच्छा, वो लोग शोर मचाते हैं, देखा हमने कितना जबरदस्त अमेंडमेंट की, देखा हमने कितना अच्छा लॉ पास किया। लॉ का अच्छा होना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या लॉ अपनी ट्रू स्पिरिट में इंप्लीमेंट हो रहा है, ये इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, मजे की बात देखिए, ये लॉ पास करने के बाद एक और अमेंडमेंट में फीचर जो एक पॉइंट आया वो ये है कि प्रेसिडेंट को लाइफ टाइम इम्यूनिटी मिल गई, यानी कि वो प्रेसिडेंसी छोड़ने के बाद भी लाइफ टाइम तक इम्यूनाइज है, उस पर कोई केस नहीं चलेगा। तो जो उन्होंने अपने फेवर की पहली अटेम्प्ट, तो पहला काम तो यही दिखा दिया। तो ये बिल्कुल उसमें नहीं आ रहा, ऑपोजिट में। हम बोलते हैं जमहूरियत, डेमोक्रेसी, पाकिस्तान डेमोक्रेसी वगैरह, और डेमोक्रेसी का फीचर ही होता है कि पावर को 3-4 अलग अलग मतलब ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए ताकि अब्यूज ना हो पाए पावर।
और ये हम पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा नहीं हुआ, पहले भी देख चुके हैं। कोई भी डिक्टेटर आता है वो पावर कंसोलिडेट करता है, कोई भी अच्छे नीयत से, बुरी नीयत से कि मैं मुल्क को बेहतर कर दूं या मैं अपना फायदा उठा लूं, लेकिन एंड में क्या होता है, वो पावर में होता है लेकिन फिर दूसरा बंदा आ जाता है पावर में, फिर वो बोलता है मैं अपने पास पावर रख। देखिए, दो एस्पेक्ट है। अगर आप पॉजिटिव एस्पेक्ट में देखें तो ये पाकिस्तान के लिए अच्छा हुआ है, क्योंकि पावर जब वो डिस्ट्रीब्यूट होती है डेमोक्रेटिकली तो वो पॉलिटिकल पार्टीज उसको एक्सप्लॉइट करती हैं, अब्यूज करती हैं, और वो करती आ रही हैं। तो उसका काउंटर जो है हमारे पास हाल ही आता है कि हम एक डिक्टेटर खड़ा कर दें या एक कंसोलिडेटेड पर्सन खड़ा कर दें, जो कि मुशर्रफ साहब के दौर में वो जैसे हाँ, वो पावर को होल्ड करेगा और फिर वो मेक श्योर करेगा कि कंट्री जो है वो प्रोग्रेस की तरफ जाए। पास में ऐसा लगा भी, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो सही है बात, क्योंकि पाकिस्तान की जो आवाम है उसका इतना शऊर नहीं है। हमारे पार्लियामेंटेरियंस, हमारे पॉलिटिशियंस वो इतने ज़्यादा मुझे बाशऊर नज़र नहीं आते कि वो डेमोक्रेटिक सिस्टम को प्रॉपर चला सके। हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है बेसिकली बायस नजर आता है, अब्यूज्ड बाय द पावर, और उसमें करप्ट एंड मॉरल करप्शन और जो कार्टेलिज्म और गैंग्स और ये उसमें बेसिकली माफिया घुस चुका है। मतलब जितनी भी अलग अलग ब्रांचेस हैं तो वो कब कब फंक्शन करेंगी ना कि वो ऑनेस्टी उसके साथ कर रही हो, लेकिन जब वही कर जब वो ऑटोनोमस हो, जब वो इंडिपेंडेंट हो, जब वो डिग्निफाइड है, नहीं, वो सबको पॉलिटिकल पार्टीज मैनिपुलेट करती हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये अच्छा होता नजर आया। लेकिन जो नेगेटिव साइड ऑफ द पिक्चर है तो उसमें ये देखा जाए तो ये पाकिस्तान में पहले भी होता रहा है, क्योंकि पॉलिटिकल साइड्स परफॉर्म नहीं करती, मुल्क जो है वो डिफॉल्ट की तरफ जा रहा होता है। इनकम्स डिक्टेटर, इनकम्स मिलिट्री कू, इनकम्स पर्सन जो कि बोलता है कि मैं टेकअप करूंगा, इनको सबको सीधा करूंगा, और वो सीधा करता भी है। 8-10 साल चलता है, फिर वो खुद एक्सप्लॉइट अब्यूज करने लग जाता है पावर, फिर वो किंग बन जाता है, फिर वो डी फैक्टो रूलर बन जाता है, फिर वो डिक्टेटरशिप और अथॉरिटेरियन स्टाइल शुरू होने लग जाता है। फिर उसके जो लाइक माइंडेड बंदे होते हैं, उसके चहीते बंदे होते हैं, वो अब्यूज करने लग जाते हैं पावर को। इट टेक्स टाइम, 5-7 साल में मुशर्रफ साइड दौर में भी यही हुआ है। और ये जो आप ट्रेंड बता रहे हैं ना, ये सिर्फ पाकिस्तान की हिस्ट्री में, अगर आप रोम की हिस्ट्री में देख लें, ग्रीस की हिस्ट्री में देख लें, हाँ, मैं इसी तरफ आ रहा था जहाँ से डेमोक्रेसी शुरू हुई है, तो उन्होंने तक भी काफी उस पर दिया पूरा। हम लोग जो ना अभी एक होता है टर्म यूज होती है एवोल्यूशन, इर्तिका, कौमों का इर्तिका। ये हमारे माशरे में तो बात ही नहीं होती। जो कौमें इर्तिका कर रही होती है ना, इर्तिका करने की स्टेजेस होती हैं, पॉइंट्स, एक स्टेजेस होती हैं कि किस एक कौम इर्तिका के किस लेवल पे खड़ी हुई है। तो जो पाकिस्तानी नेशन है, सो कॉल्ड पाकिस्तान का जो ये बाउंड्री के अंदर जो लोग रह रहे हैं, ये इर्तिका के उस लेवल पे हैं जहां पे भी बहुत प्रिमिटिव है हम लोग। हम अभी तक डेमोक्रेटिक सिस्टम तो लगा दिया, लेकिन डेमोक्रेसी को हम एब्जॉर्ब नहीं कर पाए सही तरीके से। तो ये जब एवोल्यूशन के लेवल्स की बात कर रहे हैं, इससे मुझे वो याद आ रहा है मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स। तो देखना, ट्रायंगल होता है बेसिक, तो हम लोग तो अगर उससे देखें तो हम बिल्कुल रोटी, कपड़ा और मकान पे फंसे हुए हैं। सिक्योरिटी नीड पे भी हमारी थ्रेट है, हम फिजियोलॉजिकल नीड के ऊपर खड़े हुए हैं। जब तक हमारी इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर होंगी, फिजियोलॉजिकल नीड पूरी होंगी, सिक्योरिटी नीड सिक्योर हम फील करेंगे, फिर हम इमोशनल नीड्स के ऊपर आएंगे, फिर हम साइकोलॉजिकल नीड्स पे आएंगे, फिर हम जाके लॉजिकल और एवोल्यूशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो अभी हम लोग बहुत प्रिमिटिव हैं। तो उल्टा नहीं हो गया? अच्छा, आपने कहा अभी हम बहुत प्रिमिटिव हैं, लेकिन इस पे भी लोग काउंटर आर्गुमेंट देते हैं कि पीआईए वाले पहले दूसरों को ट्रेनिंग देते थे और हमारा मुल्क का इतना हाई स्टैंडर्ड होता था, तो ये ऊपर से एकदम से नीचे कैसे आए? हम क्लास 2 में थे, उसमें बहुत अच्छे स्टूडेंट थे। हमने क्लास 1 के बच्चों को ट्रेन किया कि क्लास 2 में कैसे पढ़ा जाता है। वो 2 पढ़ के 3 में गए, 4 में गए, 5 में गए, और हम क्लास 2 में उनको पढ़ाने के बाद खुद फेल होते रहे। दैट्स व्हाट वी डिड। तो तुम्हें भी फेल हो रहे हैं अब तो? हाँ, तो अब हम 2 क्लास में भी फेल ही हो रहे हैं जब से। वो तो आगे निकल गए, जैसे आपने मिसाल दी, पीआईए ट्रेन करता था, और ये हर सेक्टर ऑफ लाइफ में हम लोगों ने इसी तरह परफॉर्म किया। अच्छा, इसकी वजह क्या है? ये जो 27th अमेंडमेंट आई है, ठीक है, आज ये सही, 5 साल बाद, 10 साल बाद कोई और अमेंडमेंट आ जाएगी। क्या ये सोल्यूशन है नेशन का? अभी तो ये प्रेजेंट किया जा रहा है दिस इज द ओनली सोल्यूशन, और जी सब लोग ऑन बोर्ड हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब, प्रेसिडेंट साहब, पूरी कैबिनेट, और ये 94 वोट्स हुए, इसमें 64 वोट जो फेवर में आए, और रेजोल्यूशन पास हो गई, अमेंडमेंट पास हो गई। जहाँ तक मैंने ये पैटर्न्स का स्टडी अपने ऑब्जर्व किया है, तो शॉर्ट टर्म में आपको लगता है कि अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो होता है कि जब आप पावर को कंसोलिडेट कर देते हैं ना, तो आप उसको डिफॉल्ट सिस्टम बना देते हैं। जो उसके नीचे जो होते हैं ना सेल्फ करेक्टिंग सिस्टम्स, ठीक है, आपने पावर रख ली, आप डिक्टेटर बन के आ गए, लेकिन फिर आपको नीचे वाले जो दूसरे जो खराब सिस्टम्स है उनको भी सही करना पड़ता है।
वो करने के बजाय रूलर्स क्या करते हैं, कहते हैं, काम चल रहा है तो चलाते रहो, फिर लॉन्ग टर्म में उसका ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाता है। डिटेलिंग पे नहीं जाते। देखिए मार्टिन लूथर किंग का बड़ा अच्छा कोट है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। वो कहता है वी लिव इन अ टाइम वेयर इन अ डेस्परेट टाइम वेयर वी हैव गाइडेड मिजल्स बट नॉट गाइडेड मैन। तो हमारी गाइडेंस किधर है? अच्छा, जब हम बात करते हैं गाइडेंस की इस कंट्री के अंदर, तो हमारे जहन में एक ही चीज आती है और एक ही तरफ हम दौड़ते हैं, रिलीजन। उसमें भी लड़ाई पड़ेगी। मुझे इख्तलाफ नहीं, गाइडेंस रिलीजन से लीजिए, बिल्कुल लेनी चाहिए, और रिलीजन ही गाइड करता है। क्या पाकिस्तानी जो क्लेम करते हैं रिलीजन के बारे में कि हमारा रिलीजन बेस्ट है, हम गाइडेड हैं, सॉरी, क्या हम वो डिस्प्ले करते हुए नजर आ रहे हैं? नो। अच्छा चले जी, डिस्प्ले करते नजर नहीं आ रहे। अच्छा चलें, दूसरी बात, क्या जो हम लोग डिस्प्ले करते हुए नजर नहीं आ रहे उसमें चलते, क्या आपको लगता है कि हम लोग राइट डायरेक्शन में है कि एक दिन हम लोग डिस्प्ले कर देंगे, हम सही गाइडेड हो जाएंगे, हमारा ट्रैक और डायरेक्शन भी सही है? नहीं। ये भी बहुत बड़ी फैलेसी है कि एकदम एक ऐसी डिस्प्ले कर देंगे, उसके बीच में बहुत बड़े स्टेप्स होते हैं कि पहले आप ऐसे इम्प्रूव करें, ऐसे इम्प्रूव करें, ऐसे। हाँ, हम लोग क्लेम करते हैं, वो एक जो है हमारे चीफ साहब जो है, वो विद ड्यू रिस्पेक्ट हाफिज साहब हैं, और जी बड़ा हमारी रिलीजियस स्टेट है, हम लोग क्लेम करते हैं, लेकिन हम टेक्निकली ये भूल जाते हैं कि जो इस्लामिक सोसाइटी को हम स्टैब्लिश करने की बात करते हैं, सब बात करते हैं ना आजकल के दौर में, हर क्लेरिक, हर उलमा इकराम ले लें, बड़े बड़े आलिम दीन ले लें, पॉलिटिशियंस ले लें, जज्बाती स्टेटमेंट देते हैं हम इस्लामी रियासत कायम करेंगे, या इस्लाम का बोलबाला है पाकिस्तान से। इस्लामी गोल्डन एज पे ला देंगे। हाँ, तो क्या हम लोग उस सोसाइटी को कायम करने के बुनियादी उसूलों पे हैं? उस सोसाइटी के कायम करने की बुनियादी उसूल तो ये है कि पहले इंसान को भूखा तो मरने न दो, रोटी कपड़ा मकान, तो हम तो वही पूरा नहीं कर पा रहे। अच्छा, हैविंग सेड दिस, जो ये पॉलिटिशियंस और सो कॉल्ड डिक्टेटर, अथॉरिटेरियन, जो भी, विद ड्यू रिस्पेक्ट, चीफ, आर्म, ये सारे जो बैठे हुए हमारे बड़े, क्या इनकी करेक्टर, क्या इनकी अप्रोच, क्या इनका मिजाज नजर आता है कि ये कोई ऐसी बात कर सकें, क्या उस लेवल पे ले आ सकें? एक साहब आते हैं, पहले पॉलिटिशियन, नाम नहीं लूंगा मैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीवन, वो कहते हैं मैं इस्लामी रियासत मदीना कायम करूंगा। आपने कहा, लेकिन क्या आपकी ट्रैक उस तरफ था? नो, नॉट इन माय ओपिनियन। दूसरे आते हैं, वो तो कहते हैं जी पाकिस्तान को तरक्की देंगे, पाकिस्तान को ये करेंगे, वो करेंगे, पाकिस्तान को कर्जे से निकालेंगे। लेकिन कैसे? कोई भी स्टेप करते हुए नजर नहीं आ रहे। ये भी पता मैं बताता हूँ कैसे। चाहे अकेला इंसान हो, चाहे पूरी कौम हो, मुल्क हो, अगर आपको कर्ज से निकलना है ना, तो यू हैव टू सैक्रिफाइस व्हाट? योर डिजायर्स। अपने खर्चों को कट डाउन करना पड़ेगा। एक ने भी खर्चे कट डाउन किए, मतलब ये फाइनेंसेस अपनी स्पेंडिंग सीधी करनी पड़ेगी, अपनी इनकम बढ़ानी पड़ेगी, अपने को स्ट्रिक्ट रखना पड़ेगा। तो ये अलमिया ये कि जो बोलते हैं वो करते हुए नजर नहीं आते, और जो करते हैं वो बोलते हुए नजर नहीं आते। अब ये जो अमेंडमेंट आ गई है, मुझे नहीं पता, आई कैन नॉट फोरसी, और इनफैक्ट आई कैन नॉट से, मैं फोरसी कर भी रहा हूं तो मैं बोलना नहीं चाहूंगा कि इसके आउटकम्स क्या निकलेंगे। वही होगा जो पहले होता है, वैसे ही मिलता जुलता होगा कि एक पावर सेंटर बन जाएगा, उनके जो करीब लोग होंगे शुरू शुरू में वो परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे, पाकिस्तान जी ओके जी, तरक्की, इकोनॉमिक बेटरमेंट। बट क्या ये लॉन्ग टर्म अप्रोच है? ये साहब जो अभी बना दिए गए हमारे चीफ साहब जो है, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, क्या ताहयात ये रहेंगे? मतलब कि इनकी हयात कितनी है कि हमेशा के लिए पाकिस्तान को, अगले 5 साल, 10 साल, 7 साल, मे बी 20 ईयर्स, उसके बाद भाई कंटिन्यूटी इसलिए नहीं ना कि इनकी अप्रोच ही नहीं है। सिस्टम्स को स्ट्रॉन्ग करो, उसकी इंप्लीमेंटेशन को स्ट्रॉन्ग, बंदों को स्ट्रॉन्ग ना करो, इंसानों को स्ट्रॉन्ग ना करो। फर्द वाहिद से नहीं चलता, इंसानों से नहीं चलता। हिस्ट्री में वही लोग ज्यादा कामयाब और मशहूर रहे हैं, वही लोग सक्सेसफुल हैं जिन्होंने सिस्टम दिया, जिन्होंने, अच्छा एक मिनट, आइंस्टाइन और टेस्ला या कोई भी साइंटिस्ट गुजरा है, वो बोलता है ये मैंने एक मोबाइल बना दिया है, अब सब, जब तक मैं हूं तब तक ये मोबाइल चलेगा। उसने ये किया, ये टेक्नोलॉजी इस तरह दी। न्यूटन ने, जब तक मैं हूं, लॉ ऑफ ग्रेविटी, तब तक मैं बताता रहूंगा। उसने कहा कि ये मैं आपको समझा देता हूँ, आप खुद भी कर सकते हैं। उसने सिस्टम दिया ना, टेक्नोलॉजी दी, वो टेक्नोलॉजी अब तक चल रही है, ताकि इंसानों की बेनिफिट करे। किसी भी कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में, कंट्री के अंदर, व्हेन यू इन प्लेस अ स्ट्रॉन्ग, इंटैक्ट, वेल डिफाइंड, वेल लेड, वेल इंप्लीमेंटेड सिस्टम, तो वो मुल्क देर पा चलता है। बंदा आएगा जाएगा, एक एडमिनिस्ट्रेटर दूसरा आएगा, एक लीडर आएगा दूसरा, सिस्टम चलता रहेगा।
सिस्टम कंट्री को इंटैक्ट रखेगा। यहाँ पे हमारी यही अकल में नहीं है अभी तक पाकिस्तानियों के कि फर्द वाहिद को मत पूजो, एक बंदे को मत लीडर बना के उसको सर, अगर वो लीडर आपको सिस्टम दे रहा है तो वो अच्छा लीडर है। तो इसमें ये दो पॉइंट्स आ रहे हैं दिमाग में। एक तो ये कि अगर आपने सिस्टम को सक्सेस में लाना है तो आपको इंडिविजुअल लेवल से जाके सिस्टमेटिक लेवल पे जाना होगा कि हमसे बड़ा जो भी मुल्क है, हमारा सिस्टम है, हमसे बड़ा है, हमें उस लेवल पे काम करना चाहिए। नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे बाद कौन होगा, मेरे बाद कौन होगा। अफसोस तो है कि पहले तो मैं इसको सिस्टम नहीं कहता, हमारे कंट्री में सिस्टम्स नहीं है अभी। सिस्टमैटिक है चीजें कुछ हद तक, लेकिन इंटैक्ट सिस्टम नहीं है। या जिस नज़र से मैं देखता हूँ गवर्नमेंट इदारों को और जो लोगों का वहाँ पे बिहेवियर है और जो माइंडसेट है, वो तो सॉरी टू से बहुत बुरा हाल है। मैं आई डोंट वांट टू यूज द हार्श वर्ड्स, भेड़ियों से भी बदतर है। भेड़िया जो जंगल में आपको एक भेड़िया मिलता है ना, जो चीरम फाड़ कर देता है, उससे मैं रहम कर लूंगा, शायद मैं उससे बच जाऊंगा, इन लोगों से नहीं बचता। और यही चीज अगर हम उस पर पास में माजी में एग्जांपल देख लेते हैं, क्योंकि उससे प्रेसिडेंट बहुत ज्यादा सेट होता है। इंग्लैंड में देख लें और दूसरी दूसरी मोनार्कीज चीजें पता है, किंग्स होते थे, किंगडम्स होते थे, नाइट्स, लॉर्ड्स, बैरन्स वगैरह होते थे। तो जब वो भी रूल करते थे ना, वो ऐसे नहीं करते थे, बोलते थे ठीक है हमारा बाय डिवाइन प्रेसिडेंट हम रूल करते हैं, लेकिन जो उनकी अगली जनरेशन आती थी उसको बचपन से ग्रूम किया जाता था कि कैसे लीडरशिप। मतलब मैंने तो ये देखा कि जितने भी जो सिंगल पोलर पावर के ऊपर जो भी लोगों ने सर्वाइव किया, किंगडम्स ने, कंट्रीज ने, इवेंचुअली दे कोलैप्स। और वो भी कंप्लीट मतलब सिंगुलर पावर नहीं होती थी, वो भी उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट की होती थी अलग अलग नाइट्स और बैरन्स के बीच। सिंबॉलिकली तो ऊपर तो सिंबल तो एक किंग होता है ना, लेकिन वो कोलैप्स क्यों करता है? उसकी वजह होती है जब आप पावर को तुम एक जगह कॉन्सेंट्रेट कर लेते हो ना, तो उस पावर को सस्टेन नहीं कर पाते, उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। तो जो एस्पेक्ट्स आपसे कंट्रोल नहीं हो रहे होते, उन एस्पेक्ट्स पे आपकी कॉन्स्पिरेसी शुरू हो जाती हैं, फ्रॉड्स, धोखाधड़ी आपकी नजरों से दूर होता है और वो मिस यूज हो रहे होते हैं, अब्यूज। एज अ रिजल्ट वो कोलैप्स करता है इवेंचुअली। प्रैक्टिकल भी नहीं है। लाइक अगर एक हमने हेड ऑफ स्टेट बना दिया हर चीज के लिए, अब कितने नॉलेजेबल होगा वो, मेडिसिन, टेक्नोलॉजी, क्या कहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, नेटवर्किंग और ये सैटेलाइट्स, हर चीज। मतलब किस किस की डिसीजन लेगा वो? दिन में 24 घंटे कितनी डिसीजन ले लेगा एक बंदा? मैं आपको टेक्नोलॉजी समझाता हूँ। आप ये आजकल सोलर ये लिथियम बैटरी चल रही है, क्या करते हैं आप? करंट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, छोटे छोटे बहुत सारे सेल लगा के एक बहुत बड़ा पावर बैंक लगाते हैं। क्यूमुलेटिवली बहुत बड़ी पावर बन जाती है वो। 10 किलोवाट का आपने पावर बैंक बनाया, लेकिन उसमें सारे छोटे 800 mAh के सेल लगा दिए। वो ये ज्यादा कामयाब है टेक्नोलॉजी तो ये चल। इसके बरक्स आप एक बड़ा सेल बना के 5 किलोवाट के एक या 10 किलोवाट का एक ही सेल बना के लगाते हैं, वो फटा तो एक दफा क्या होगा? डिजास्टर। और वो जो आपने छोटे छोटे 200 सेल लगा दिए, उनमें से एक खराब हुआ, आपने निकाला, दूसरा लगा दिया। लॉन्जिविटी, endurance, durability of the system is when you distribute the power equally and everywhere. ये यूनिवर्स का भी लॉ है, ये दुनिया का भी लॉ है, ये सोलर सिस्टम का भी लॉ है, ये इंसान का भी लॉ है। आपकी जो वजूद है इसके ऊपर भी ये कानून लागू हो रहा है। तो ये कौम समझे और अकल हासिल करे।